नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हों, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, IBPS, उत्तर प्रदेश TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सबको हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जो कि एग्रोनॉमी से रहेगा, हम इसमें 25 क्वेश्चनों को एग्रोनॉमी के क्वेश्चन को कराएंगे जो कि मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और हर बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है मृदा बीडी और पीडी से होती है। ठीक है, क्या होती है? यानी कि आधी होती है, समान होती है, दोगुनी होती है या इनमें से कोई नहीं। बीडी का मतलब होता है बल्क डेंसिटी और पीडी का मतलब होता है पार्टिकल डेंसिटी। इसको आप याद रखेंगे। तो बीडी और पीडी से होती है यानी कि आपको बताना है बीडी से पीडी आधी रह जाती है कि दुगना होती है या समान रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि क्या हो जाएगी? आधी आधी रह जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। बात करें मृदा बीडी कितना होता है? 1.33 ग्राम, ठीक है, क्यूब सिक। उसके बाद मृदा पीडी की बात कर लेते हैं। मृदा पीडी बराबर 2.66 ग्राम। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि मृदा पीडी कितनी होती है? 2.66 ग्राम क्यूब होती है। उसके बाद मृदा बीडी कितनी होती है? 1.33 ग्राम क्यूब रहती है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जामों में भी पूछा जाता है कि खरीफ फसलों की बुआई कब होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ खरीफ फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में, जून जुलाई में, फरवरी मार्च में या मार्च अप्रैल में। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जून और जुलाई के महीने में किसकी बुआई करते हैं? खरीफ की। अब यहाँ पे जानेंगे कि अक्टूबर नवंबर में कौन से सीजन की बुआई करते हैं, यानी कि जो रबी की मौसम की बुआई कब करते हैं मेरे दोस्त? अक्टूबर में करते हैं। और खरीफ की बुआई कब करते हैं? ये हो जाएगा जून जुलाई में। ठीक है, ये हो गया खरीफ सीजन की। फरवरी मार्च में, इसको भी आपको याद रखना कि जो जायद की जितनी भी फसलें होती हैं उनको हम कब बोते हैं? फरवरी मार्च के महीने में बोते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जून और जुलाई। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अरंडी में कौन सा हानिकारक रसायन होता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जामों में। तो देख लेते हैं। रेजिन, रेजिन नहीं होता मेरे दोस्त, ये होता है रेसिन। ठीक है, क्या होता है? रेसिन होता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। उसके बाद एजेक्टेरेक्टिन या सेपोनिन या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अरंडी में कौन सा हानिकारक रसायन होता है? रेसिन होता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं एजेक्टारेक्टिन, ये किस में पाया जाता है? ये नीम में पाया जाता है। ठीक है, नीम का हानिकारक रसायन होता है। और सेपोनिन किस में पाया जाता है? ये भी आपको याद होना चाहिए। महुआ के अंदर जो रसायन पाया जाता है वो सेपोनिन कहलाता है। ये चारों ही ऑप्शन एकदम करेक्ट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि रेसिन पाया अरंडी की खली में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व परागण के निर्माण में सहायक होता है? मोलिब्डेनम होता है, जेडेन होता है, बोरान होता है, कैल्शियम होता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बोरान। बोरान जो ऐसा तत्व है जो कि परागण करने में सहायक होता है और परागण की क्रिया में और पराग नली में, ठीक है, इन सब चीज़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बोरान तत्व। बात कर लेते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिकेशन में पूछे तो मोलिब्डेनम हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बोरान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं जल उपयोग क्षमता की इकाई होती है, क्या होती है? ये आपको बताना है। किलोग्राम हेक्टेयर प्रति एमएम, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एम या किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एम क्यूब। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फोर्थ नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसके जगह पे आप ये भी ऑप्शन में दिख सकता है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर
सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, तो दोनों में से कोई भी कुछ भी दे तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल उपयोग क्षमता का सूत्र भी पूछ सकता है, क्या होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। जल उपयोग क्षमता बराबर वाई किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और बटे में क्या लिखेंगे, ईटी एम या सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों में से दे सकता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4th नंबर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 0.8% का पीपीएम कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले बात पीपीएम का दर निकालना आना चाहिए कि पीपीएम कैसे निकाला जाता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 300 पीपीएम, 80 पीपीएम, 800 पीपीएम या 4000 पीपीएम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 800 पीपीएम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करते हैं, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 0.33% होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद अगर हम इसको पीपीएम में देखते हैं तो 300 पीपीएम हो जाता है। ठीक है, पीपीएम में कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। इसको हम लोग रट लेते हैं। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पार्ट पर मिलियन इसको कहा जाता है। इसकी इकाई कभी कभी पूछ लेता है कि पीपीएम की इकाई कितनी होती है, तो पीपीएम की इकाई जो होती है इसको भी आपको याद होना चाहिए। इकाई जो हो जाएगी मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाएगी। ठीक है, मिलीग्राम प्रति लीटर ये हो जाएगी किसकी इकाई, यानी कि पीपीएम की। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड ऑप्शन 800 पीपीएम। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ऐसे निकालेंगे 0.8 इंटू 10,000। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पीपीएम की दर निकाल लेंगे। पीपीएम का सूत्र होता है पीपीएम बराबर, परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज बराबर पीपीएम बटे 10,000। ठीक है, इस विधि से निकाल लिया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, ऋणात्मक बताना है। ऑप्शन क्लोरीन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, जिंक है या उपरोक्त सभी। क्लोरीन का पहले देख लेते हैं, क्लोरीन क्या ऋणात्मक है, क्लोरीन का ये इस टाइप से लिखा जाता है क्लोरीन। जिंक का देख लेते हैं, Zn+2 लिखा जाता है। और मैग्नीज का हो जाएगा, मैग्नीज का पहले देख लेते हैं, मैग्नीज का हो जाएगा आपका Mg+2। ठीक है, और Zn का हो जाएगा Zn+2, और यहाँ पे उपरोक्त सभी दिया। अब इसमें से आप लोगों को पता चल गया है कि क्लोरीन जो होता है ये एक ऋणात्मक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे कि कुल कितने सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, टोटल कितने सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बोरान हो गया, आयरन हो गया, यमयन हो गया, कॉपर हो गया, Zn हो गया, ठीक है, मोलिब्डेनम हो गया, और उसके बाद क्लोरीन हो गया और निक्किल हो गया। ये इतने पोषक तत्व जो होते हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व पौधों के लिए आवश्यक है। ठीक है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है लेकिन कुछ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है लेकिन कुछ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है। Zn मोलिब्डेनम, फेरस, बोरान, कोबाल्ट, वेलिब्डेनम या बोरान, कॉपर। इन चारों में से बताइए कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन वृद्धि विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट और वेलिब्डेनम। ठीक है, और इसके साथ Na भी याद रखेंगे और सिलिकॉन भी याद रखेंगे। ये 4 पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक नहीं होते हैं लेकिन वृद्धि विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। टोटल कितने होते हैं, 21 होते हैं। ठीक है, किसके अनुसार, निकोलस के अनुसार। ठीक है, निकोलस के अनुसार कितने होते हैं, ये हो जाएंगे 21। ठीक है, 4 इनको भी शामिल कर दिया गया है उसी में। वैसे होते हैं 17 पोषक तत्व प्लस 4 इनको ऐड कर देंगे तो 21 हो जाएंगे। ये 1961 में बताए थे। ठीक है, निकोलस के द्वारा बताया गया था। इतने पोषक तत्व होते हैं 21। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पे, धान का खैरा रोग होता है। ठीक है, आपको बताना है धान का खैरा रोग किसके कारण होता है। एजोस्पिरिलम,
पोषक तत्व की कमी के कारण या पोषक तत्व की अधिकता के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं जेड की अगर कमी हो जाती है तो हमारे खेत में खैरा रोग लग जाता है, ठीक है, जेड की कमी के कारण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पोषक तत्व की कमी के कारण, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियंत्रण कैसे करना है? नियंत्रण करने के लिए कई उपचार होते हैं, जैसे हम 5 किलोग्राम क्या ले लेंगे, जेड, ठीक है, जेड ले लेंगे, या जिंक सल्फेट ले लेंगे 5 किलोग्राम, और उसमें क्या ऐड करना है, 2.5 किलोग्राम चूना ऐड करना है, ठीक है, 2.5 किलोग्राम चूना को मिला देंगे और 1000 लीटर में पानी में घोल बना लेंगे, ठीक है, 1000 लीटर पानी, 2.5 किलोग्राम चूना और जिंक सल्फेट कितनी, 5 किलोग्राम। इन तीनों का मिक्स करके हम पर्णीय छिड़काव करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा धान के अंदर खैरा रोग नहीं लगता है। या जेड का 0.5% की दर से भी छिड़काव करने से क्या होता है, ये खैरा रोग नहीं लगता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ब्रोडेक्स मिश्रण किसने खोजा, ठीक है। ब्रोडेक्स जो मिश्रण होता है ये किसके द्वारा खोजा गया। ये पहली बात आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रोडेक्स मिश्रण होता क्या है। ये एक प्रकार का कवकनाशी होता है, ठीक है, कवकनाशी होता है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और जो ब्रोडेक्स मिश्रण होता है ये किससे किससे बना होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस चूना प्लस पानी, ठीक है, प्लस पानी, इन तीनों के मिश्रण से आपको ब्रोडेक्स मिश्रण तैयार किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें ब्रोडेक्स मिश्रण की खोज किसने की थी, तो ये PMA मिलार्डे द्वारा खोजा गया था, ठीक है, किसके द्वारा, PMA मिलार्डे के द्वारा खोजा गया था। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकोलस क्या होते हैं, निकोलस यानी कि क्रियात्मक और उपापचयी पोषक तत्वों के बारे में बताए थे, ठीक है, कौन बताए थे, निकोलस जो होते हैं क्रियात्मक और उपापचयी पोषक तत्वों के बारे में बताए थे, यानी कि 4 ऐसे पोषक तत्व बताए थे जो कि पौधों के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन वृद्धि विकास के लिए उनको आवश्यक माना गया है। पीछे अभी क्वेश्चन करा चुके हैं। जेंथ्रोटूल कौन है, यानी कि खरपतवार विज्ञान के जनक, ठीक है, खरपतवार विज्ञान के जनक जो हैं वो किन्हें कहा गया है, वो निकोलस को, जेंथ्रोटूल को कहा गया है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। आर्नोन और स्ट्राउट, इन्होंने 16 पोषक तत्वों के बारे में बताया गया था, ठीक है, कब बताए थे, 1939 में, ये भी आपको याद होना चाहिए। और आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, 16 है। अब एक निकिल हो गया, 17 हो गए। अब जो भी एग्जाम जितने भी आप देंगे तो इसमें आवश्यक पोषक तत्व अगर पूछेगा आर्नोन और स्ट्राउट के अनुसार तो 17 पोषक तत्व आप बताएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे, 11 पर। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि एक से एक अच्छे क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जामों में जो आए हैं क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों को हम सम्मिलित किए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मक्के में परागण होता है क्योंकि मोनोसियस और प्रोटोगाइनी, मोनोसियस और प्रोटोएंड्री पाए जाते हैं, या डायोसियस प्रोटोएंड्री पाए जाते हैं, या प्रोटोगाइनी होता है। तो मक्के के पौधे के अंदर आप देखते हैं मादा और नर पुष्प दोनों ही लगते हैं, ठीक है, लेकिन पहले क्या परिपक्व होता है इस चीज़ को आपको देखना है। तो इसमें डायोसियस ये होगा नहीं, प्रोटोगाइनी होगा नहीं, यानी कि मोनोसियस जो होते हैं यानी कि नर और मादा जिसमें फ्लावर्स आते हैं उसको मोनोसियस कहा जाता है। तो दोनों ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक शब्द आया है प्रोटोगाइनी, एक आया है प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री होता क्या है, प्रोटोएंड्री यानी कि जो नर भाग पहले परिपक्व होता है, नर भाग पहले परिपक्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोएंड्री कहते हैं। जिसमें मादा भाग पहले परिपक्व होती है, ठीक है, पहले परिपक्व होती है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी कहा जाता है। तो नर में, इसमें मक्के के अंदर क्या होता है, पहले नर भाग परिपक्व होता है जिसको हम टेसल कहा जाता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, टेसल कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड, यानी कि मोनोसियस होगा, यानी कि नर और मादा पुष्प दोनों होंगे, और प्रोटोएंड्री उसके अंदर नर भाग पहले परिपक्व होंगे जिसको हम टेसल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोनोसियस और प्रोटोगाइनी ये किसके अंदर होता है, इसको भी आपको याद होना चाहिए, यानी कि जो बाजरा होता है, ठीक है, बाजरा जो होगा वो प्रोटोगाइनी होगा, मोनोसियस भी होगा और प्रोटोगाइनी भी होगा। तो अगर यहाँ पे प्रोटोगाइनी और मोनोसियस के बारे में पूछे तो बाजरा ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गेहूं के खेत में जौ का उगना कौन सा खरपतवार कहलाता है, ठीक है। अगर गेहूं की फसल है उसके अंदर जौ की फसल उग गई है तो उस खरपतवार को क्या कहते हैं, रोग खरपतवार कहेंगे, या रिलेटिव खरपतवार कहेंगे, या अपसल्प्यूट खरपतवार कहेंगे, या मिमिकी यानी कि नकलची खरपतवार कहेंगे। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यानी गेहूं के फसल खेत में जौ का उग जाना क्या कहलाएगा, कौन सा खरपतवार कहलाएगा, वो रिलेटिव खरपतवार कहलाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। ये बीज में अशुद्धियों के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, बीज के अंदर अशुद्धियां अगर आ गई हैं या दूसरे बीज आ गए हैं तो इस प्रकार की क्रॉप्स उग जाती हैं। रोग खरपतवार क्या होता है, यानी एक ही फसल
एक ही फसल उसी की किस्म में उग जाना क्या कहलाता है? रोग खरपतवार कहलाता है। ठीक है, और बाकी आप लोग इसके बारे में नकलची खरपतवार जानते ही हैं, उसी के समान दूसरी खरपतवार उग जाना, जैसे गेहूं है। ठीक है, गेहूं की क्रॉप के अंदर गेहूंसा, जिसको गेहूं का मामा कहा जाता है, ठीक है, गेहूंसा यानी कि गुल्ली की डंडा, इस प्रकार की खरपतवार उग जाना, उसको क्या कहते हैं? नकलची खरपतवार कहा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाता। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसान खाद है, कैन होता है। किसान खाद को क्या कहते हैं? कैन खाद के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? पहले नामों के बारे में देख लेते हैं। सोना खाद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोना खाद भी कहा जाता है। उसके अलावा नाइट्रो चाक कहते हैं। ठीक है, नाइट्रो चाक कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और जितनी भी कैन जो होती है, ये एक प्रकार के उर्वरक होते हैं। ठीक है, एक प्रकार के क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं। एक अकार्बनिक में आपके आ जाती हैं। अकार्बनिक में कौन सी आ जाएंगी? अकार्बनिक में एक खाद आप याद रखेंगे, यूरिया। ठीक है, यूरिया किस प्रकार की होती है? ये अकार्बनिक खाद होती है, ये आप याद रखेंगे। तो किसान खाद के अंदर पहले कितनी % नाइट्रोजन पाई जाती है, इसको भी आपको याद होना चाहिए। यानी कि 25% इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है कैन खाद में, यानी कि किसान खाद, जिसको सोना खाद कहते हैं, नाइट्रो चाक कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 25% होती है। तो ये एक प्रकार की उदासीन उर्वरक है। ठीक है, किस प्रकार का है? उदासीन होते हैं। जितनी भी खादें होती हैं सब की सब, जितने भी उर्वरक होते हैं, जितने भी उर्वरक होते हैं सब के सब कैसे होते हैं? ये होते हैं उदासीन उर्वरक। ठीक है, और सब के सब कैसे होते हैं? ये अकार्बनिक होते हैं, लेकिन यूरिया कार्बनिक होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप जानेंगे कि एग्रोनॉमी में कितने टफ क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम देंगे, एग्रोनॉमी से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है। ठीक है, आप लोग इसके बारे में बताइए, प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? तंबाकू से, आलू से, चना से या गन्ना से? गन्ना से आप लोग जानते हैं कौन सी फसल लिया जाता है? प्रोपिंग। ठीक है, प्रोपिंग जो होता है ये गन्ना से संबंधित है। चना के बारे में आप लोग जानते हैं, चना यानी कि नीपिंग की क्रिया किसमें करते हैं दोस्त? चने के अंदर करते हैं। ठीक है, और आलू के अंदर डी हुलिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डी हुलिंग करते हैं, डी हुलिंग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बच रहा है तंबाकू। ठीक है, क्या बच रहा है यहाँ पे? तंबाकू। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तंबाकू जो होता है ये इसके अंदर प्राइमिंग की क्रिया करते हैं। ठीक है, एक चीज़ से आप याद रखेंगे, टी, डी, पी और सी। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे, टी, डी, पी, सी। टी से क्या हो जाएगा? यानी कि टॉपिंग क्रिया तंबाकू में करते हैं। डी से याद रखेंगे डिस्करिंग। ठीक है, डिस्करिंग, इसको भी आप याद रखेंगे। पी से आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? पी से प्राइमिंग। ठीक है, यहाँ पे दे चुका है क्वेश्चन में, प्राइमिंग क्रिया किसमें होती है? तंबाकू में होती है। सी से आप क्या याद रखेंगे? क्यूरिंग। ठीक है, सी से आप याद रखेंगे क्यूरिंग। ये 4 क्रियाएं जो होती हैं ये तंबाकू के अंदर होती हैं। ठीक है, कितनी क्रियाएं? 4 क्रियाएं। और एक चीज, ये टॉपिंग के बाद कौन सी क्रिया होती है? डिस्करिंग होती है। डिस्करिंग के बाद कौन सी क्रिया होती है? प्राइमिंग होती है। ये 3 क्रियाएं जो ऐसी हैं जो कि ये क्या नाम है, फसल के बुआई, फसल की कटाई से पहले करते हैं। ठीक है, टॉपिंग हो गया, डिस्करिंग हो गया, प्राइमिंग हो गया, ये फसल की कटाई से पहले की जाती है। और यहाँ पे क्यूरिंग जो होती है ये एक ऐसी क्रिया है जो फसल की कटाई के बाद की जाती है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त टेम्परेचर होता है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 35 या 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नाइट्रिफिकेशन के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करवाने के प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को कम समय में अधिक से अधिक मटेरियल मिल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 का निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऋणात्मक अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही कम लोग ही बच्चे बता पाते हैं कि कौन सा ऋणात्मक होता है, कौन सा धनात्मक होता है। टीजीटी, आईबीपीएस, एफओ, सब में ये क्वेश्चन बार पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है, पोटास है या जेडेन है, बोरान है, फेरस है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बोरान। बोरान एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि इसके आयंस जो होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? H3BO3 के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें ये एक ऋणात्मक रूप में पाया जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
17 पर क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अति सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें आवश्यकता कितनी होती है ppm की, यानी कि 1 ppm से कम या ppb। ठीक है, ये होता है ppm का मतलब होता है पर पार्ट मिलियन। ठीक है, यहाँ पे ppb आया है, इसका मतलब होता है पर पार्ट बिलियन, ये बिलियन हो जाएगा। ठीक है, b है इसमें बिलियन हो जाएगा। तो 1 ppm से अधिक यहाँ पे है, या एक ppb से अधिक। ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, यानी कि 1 ppm से अधिक जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनके लिए 1 ppm से क्या नाम है, कम पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे दिया है ppb। ठीक है, कम। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, यानी कि कम ppb। ठीक है, तो यहाँ पे अधिक दिया है एक ppm से अधिक, यानी कि सेकंड वाला, तो ये हो जाएगा मुख्य, जो जितने भी मुख्य पोषक तत्व होते हैं उसके लिए 1 ppm से अधिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है बैगन में लिटिल लीफ रोग कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, जेडेन या यमियन। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग नाम सुने होंगे, जितने भी लिटिल लीफ संबंधित रोग होते हैं अधिकतर क्या होते हैं, जेडेन की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी एक अपवाद के रूप में आपको बता दें। ठीक है, अपवाद के रूप में एक होता है जो कि सेब में जो लिटिल लीफ लगता है वो लगता है यम की कमी के कारण। ठीक है, यम की कमी के कारण लगता है। ये आप याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी घुमा के क्वेश्चन दे देता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अतिशीरा हरितमाहीनता कौन से पोषक तत्वों की कमी के कारण नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पूछा है। यम Fe, Mg या N, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिशीरा हरितमाहीनता कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण नहीं होता है, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी Mn, Fe और Mg इन तीनों के कारण होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अतिशीरा हरितमाहीनता होता है ये 2 प्रकार की पत्तियों में होता है, एक पुरानी पत्तियों में होता है, एक नई पत्तियों में होता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है नई पत्तियों में किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो Mn और Fe इन पोषक तत्वों की कमी के कारण नई पत्तियों में होता है। पुरानी पत्तियों में याद रखेंगे Mg। ठीक है, मैग्नीज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पोटास और कैल्शियम के अनुपात को निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, बोरान है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा यानी कि बोरान। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पौधा जो होता है ये सिलिकॉन को किस रूप में लेता है। ठीक है, यानी कि SI को किस रूप में लेता है। तो देखते हैं SiOH, यहाँ पे ऋण आयन रहेगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, और ये तो एक जैसे ही रख रहे हैं। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, एक रहेगा, ये रहेगा धन आयन के रूप में, ये हो जाएगा ऋण आयन के रूप में। तो हमारे क्वेश्चन का अगर ऋण आयन के रूप में रहेगा तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। इसको हम दोबारा लिख दे रहे हैं इसका आंसर SiOH, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस रूप में सिलिकॉन को लेता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन देखेंगे यदि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 0.5% से कम होता है तो वह होता है, कम होगा, अधिक होगा, मध्यम होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कम होगा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभी खाद और सभी उर्वरक होते हैं कार्बनिक तथा अकार्बनिक, अकार्बनिक या कार्बनिक, कार्बनिक या कार्बनिक या अकार्बनिक कार्बनिक। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर। पहले आपको खाद देखना है एक साइड। ठीक है, खाद क्या होता है, तो खाद आप लोग जानते हैं कि सभी खाद कैसी होती हैं, कार्बनिक होती हैं। उर्वरक कैसे होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, एक उर्वरक को छोड़कर बाकी आपको
सबको याद रखना कि जितने भी उर्वरक होते हैं अकार्बनिक होते हैं। जैसे यूरिया जो होता है ये हमारा कार्बनिक होता है, ठीक है। इसको छोड़कर बाकी सब जितने भी उर्वरक होते हैं हमारे अकार्बनिक होते हैं। बाकी खाद भी कैसी होती है, कार्बनिक होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, खड़ी फसल में उर्वरकों को एक समान रूप से छिड़कना क्या कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है खड़ी फसल है कोई, उसके अंदर उर्वरक को एक समान रूप से छिड़कना क्या कहलाता है। ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है, बसल एप्लीकेशन कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग कहलाता है या स्टार्टर ड्रांस कहलाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो आप लोग जानते हैं कोई भी खड़ी फसल है उसमें उर्वरकों को एक समान रूप से छिड़काव करना क्या कहलाता है, वो टॉप ड्रेसिंग के रूप में छिड़कते हैं। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि टॉप ड्रेसिंग के रूप में छिड़काव किया जाता है। जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, तो ये सब टॉप ड्रेसिंग के रूप में छिड़का जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है मृदा के प्राथमिक कणों को सापेक्ष अनुपात को कहा जाता है। मृदा कणाकार कहा जाता है, मृदा घनत्व कहलाता है, मृदा संरचना कहलाता है या मृदा रंग कहलाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले देख लेते हैं प्राथमिक कण के अंदर कौन कौन से आते हैं। प्राथमिक कण के अंदर रेत आ जाएगा, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। सिल्ट को याद रखेंगे, ठीक है, सिल्ट को याद रखेंगे और क्ले को याद रखेंगे। ये तीन ऐसे चीज हैं जिनको हम प्राथमिक कण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मृदा कणाकार। ठीक है, मृदा कणाकार को क्या कहते हैं, प्राथमिक कणों के अंतर्गत रखा जाता है और रेत, सिल्ट, कणे, क्ले ये सब प्राथमिक कण कहलाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त हुए। एग्रोनॉमी से जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इनको हम रोजाना लेकर आएंगे। अब कुछ दिन तक एग्रोनॉमी की सीरीज चलेंगी ताकि आप लोगों को एग्रोनॉमी भी कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, कल से कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों को लेके आएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। सभी लोगों को धन्यवाद।